नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो जैसा कि आपको पता होगा कि हम क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर्स की पढ़ रहे हैं। इसमें हमने जुलाई मंथ की जो मैगजीन है उसको प्रॉपर ढंग से हमने पढ़ लिया है, जिसमें हमने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को अंडरलाइन कर दिए हैं। तो जो भी साथी आप पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं, लगभग 15 वीडियो में 15-16 वीडियो में 15 वीडियो पूरी क्लास की और एक वीडियो जो 100 क्वेश्चन कराए गए थे, तो 16 वीडियो में हमने पूरा क्रॉनिकल के मैगजीन को पूरा अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, वो अच्छे से पढ़ाया हुआ है, आप जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, जिसकी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से, तो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम शुरू करने वाले हैं अगस्त महीने की क्रॉनिकल मैगजीन, जिसमें हम पहले राष्ट्रीय मुद्दों को आज के वीडियो में शुरू करने वाले हैं। अब राष्ट्रीय, उसके बाद आर्थिक, अंतर्राष्ट्रीय, ऐसे करते करते हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जो राज्य स्पेशल होता है, इसे होता है ना कि राज्य वाले मुद्दे कौन कौन से राज्य में क्या क्या हुआ, तो हम उसको भी देखेंगे। लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय ये सब करने के बाद फिर हम राज्य वाले मुद्दों को उसके बाद खेल करते हुए सीधा वन लाइनर फैक्ट्स के साथ फिर बाकी का जो भी आता है कुरुक्षेत्र योजना और विज्ञान प्रगति की जो मैगजीन की निचोड़ होते हैं उसको भी हम देखते रहेंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कोई होंगे तो उसमें वो भी करा दिया जाएगा आपको, अगर किसी भी पेपर में आया हुआ। ठीक है, तो जो भी क्रॉनिकल मैगजीन में होगा करंट अफेयर उसको अच्छे से आपको कराया जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करके रखिए। ठीक है, जिसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अगर कमेंट बॉक्स में आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो अभी जब वीडियो खत्म होगी, क्लास खत्म होगी, तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि कौन सा चैनल है, आपको कहाँ ज्वाइन करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला राष्ट्रीय मुद्दों से हम शुरू करने वाले हैं अगस्त के क्रॉनिकल मैगजीन को। तो राष्ट्रीय मुद्दों में पहला है आपका कि डाकघर अधिनियम 2023। तो डाकघर अधिनियम 18 जून 2024 को डाकघर अधिनियम 2023 लागू किया गया। तो कब लागू हुआ है? 18 जून 2024 को। इसका राष्ट्रपति द्वारा 24 दिसंबर 2023 को स्वीकृति प्रदान की गई थी। मतलब 24 दिसंबर 2023 को स्वीकृति हो गई थी, लेकिन 18 जून 2024 को इसको लागू कर दिया गया सरकार द्वारा। ठीक है, यह अधिनियम भारतीय डाकघर अधिनियम 1898 को प्रतिस्थापित करेगा। तो जो डाकघर अधिनियम 1898 था उसके जगह पे यह आया हुआ है। यह अधिनियम भारतीय डाक को नियंत्रित करता है, जो केंद्र सरकार का एक विभागीय उपक्रम है। सरकार के पास पत्रों के संप्रेषण पर विषय अधिकार नहीं होगा। भारतीय डाक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को नियमों के तहत निर्धारित किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, सरकार को राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था सहित निर्दिष्ट आधारों पर भारतीय डाक के माध्यम से प्रेषित किसी भी वस्तु को रोकने का अधिकार होगा। ठीक है, तो अधिकार सरकार के पास होगा। ठीक है, इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उस पर हमने अंडरलाइन किया हुआ है। अधिनियम में यह भी कहा गया है कि डाक सेवाओं के महानिदेशक को भारतीय डाक का प्रमुख नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अधिनियम में किसी भी अपराध और दंड का उल्लेख नहीं है। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस अधिनियम में किसी अपराध और दंड का उल्लेख नहीं है। उदाहरण के लिए डाक अधिकारी द्वारा डाक सामग्री को अनधिकृत रूप से खोलने पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई का उल्लेख नहीं किया गया है। इससे उपभोक्ताओं के निजता के अधिकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, तो आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि इसमें अधिनियम के तहत दंड का अधिकार है या नहीं है, तो आपको स्टेटमेंट बना के दे देगा, तो आपको बताना होगा कि इसमें दंड का कोई प्रावधान नहीं है। अगर कोई डाक कर्मी कोई पत्र खोल भी देता है या कोई भी सामान खोल भी देता है तो उसके ऊपर कोई भी आपराधिक चीज़ें नहीं चलेंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मुद्दा देखते हैं क्या है। सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024, ये क्या है? देखिए, तो नकल संबंधित है। केंद्रीय कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने हाल ही में सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के तहत नियमों को अनुसूचित किया है। यह अधिनियम 21 जून 2024 को लागू हुआ। 21 जून 2024 को यह अधिनियम लागू हुआ है। ठीक है, इस अधिनियम को संसद द्वारा फरवरी 2024 में पारित किया गया था। संसद द्वारा फरवरी 2024 में पारित किया गया था। इसका उद्देश्य सार्वजनिक परीक्षा प्रणाली में अधिक पारदर्शिता, निष्पक्षता या विश्वसनीयता लाने के लिए अनुचित साधनों को रोकना, मतलब नकल रोकना है इसका मुख्य उद्देश्य। ठीक है, सार्वजनिक परीक्षा के अंतर्गत अधिनियम की धारा 2K के तहत सूचीबद्ध लोक परीक्षा प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा को शामिल किया गया है। मतलब इसमें सारी परीक्षाएं शामिल हैं। इस सूची के अंतर्गत 5 सार्वजनिक परीक्षा प्राधिकरणों, संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन सेवा आयोग, रेलवे बोर्ड, भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन IBPS, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA को शामिल किया है। देखिए इसमें 5 सार्वजनिक परीक्षा उपकरणों को प्राधिकरणों को शामिल किया गया, जैसे UPSC, SSC, RRB, IBPS और NTA को शामिल किया गया है। अनुचित साधनों में प्रश्न पत्र के उत्तर कुंजी का अनधिकृत पहुंच या लीक होना, सार्वजनिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी की सहायता करना, कंप्यूटर नेटवर्क या संसाधनों को छेड़छाड़ करना, फर्जी परीक्षा आयोजित करना आदि शामिल इसमें है। ठीक है,
अधिनियम की धारा 9 के अनुसार सभी अपराध संज्ञेय अपराध या गैर जमानती या गैर समन योग्य होंगे। मतलब कि अपराध संज्ञेय होंगे, गैर जमानती होंगे। संज्ञेय अपराध मतलब इसमें 7 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी, ठीक है। और गैर जमानती मतलब कि इसका जमानत पुलिस स्टेशन से नहीं होगी, न्यायालय से होगा, ठीक है। अधिनियम में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए न्यूनतम 3 वर्ष से 5 वर्ष की सजा है, मतलब ठीक है। अगर धोखाधड़ी कोई करता है वो पकड़ा जाता है तो 3 साल से 5 साल की सजा इसमें है, ठीक है। इसी के साथ धोखाधड़ी के संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल की सजा, कैद और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। अगर मतलब 5 लोग गिरोह बना के संगठित अपराध करते हैं तो 5 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना है, ठीक है। और अकेले कोई करता है तो उसको 3 से 5 वर्ष की सजा है, ठीक है, इस अधिनियम के तहत। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। इसमें कितना है, कोई धोखाधड़ी करता है तो 3 से 5 वर्ष की सजा, अगर कोई संगठन बना करता है तो 5 से 10 वर्ष की सजा और 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार अपराधों की जांच पुलिस उपाधीक्षक या सहायक पुलिस आयुक्त स्तर से नीचे के अधिकारी द्वारा नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो पुलिस उपाधीक्षक मतलब कि डीएसपी रैंक के अधिकारी द्वारा इसकी जांच की जाएगी, उसके नीचे के रैंक के अधिकारी द्वारा नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या पॉइंट है हमारा, तीसरा पॉइंट आपका है कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार बने भारत के प्रधानमंत्री। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में भारत के प्रधानमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। मतलब 9 जून 2024 को तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री के रूप में उनके तीसरे कार्यकाल की शुरुआत हुई है। वर्ष 2014 में 15वें प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पहले कार्यकाल की शुरुआत की थी, तो मतलब कि 17वें प्रधानमंत्री हो गए, ठीक है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पश्चात नरेंद्र मोदी लगातार तीसरे कार्यकाल हेतु शपथ लेने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। प्रधानमंत्री के नई गठबंधन सरकार में 71 मंत्रियों भी पद की शपथ ली, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। मतलब 30, 36, 5, इसको याद ध्यान रखेंगे आप। 30 कैबिनेट मंत्री, 36 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पूरा 71 मंत्री शामिल इसमें हैं, ठीक है। उपस्थित विदेशी नेताओं में श्रीलंका के, देखिए आप देखो शपथ ग्रहण में उपस्थित कौन कौन से नेता हुए, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरी तोबेंग। ये लोग हैं जो प्रधानमंत्री मोदी के साथ 9 जून को जो सरकार उनकी बनी थी उसके शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे यहाँ पे राष्ट्रपति भवन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, 18वीं लोकसभा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, इसको हम देख लेते हैं कि 18वीं लोकसभा में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इलेक्शन इस साल हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इलेक्शन हुआ है तो आपको 2024 के लिए कम से कम, तो 2024 में जो पेपर आएंगे उसके लिए आपको 2024 का इलेक्शन, 18वीं लोकसभा का इलेक्शन जरूर ढंग से पढ़ना होगा, ठीक है। तो इसमें क्या दिया देखिए, अभी कौन सी भी लोकसभा हुई है, 18वीं लोकसभा का इलेक्शन हुआ है। 16 मई 2024 को भारत के चुनाव आयोग ने 18वीं लोकसभा तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम की विधानसभाओं के लिए आम चुनाव की घोषणा की। तो पूछ सकता है कि किस डेट को चुनाव की घोषणा की है, तो 16 मार्च 2024 को। किसके साथ, आंध्र प्रदेश का भी विधानसभा, अरुणाचल का, ओडिशा का और सिक्किम का भी विधानसभा भी आपका आम चुनाव के साथ ही हुआ है, ठीक है। 18वीं लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच में हुई है, ठीक है, 7 चरणों में, ठीक है। तो 19 अप्रैल से 1 जून 2024 के बीच। अब देखिए स्टाफ यूपीपीएससी का जो ये स्टाफ नर्सिंग वाला जो आया है उसमें पूछा हुआ था कि लोकसभा चुनाव जो 18वीं हुई थी वो कितने चरणों में हुई थी, ठीक है। तो 7 चरणों में हुई थी, ठीक है। तो 19 अप्रैल से 1 जून के मध्य में इलेक्शन हुआ है, इसमें 7 चरणों में हुआ है, जिसके परिणाम 4 जून को जारी किए गए हैं, ठीक है। इस चुनाव में 18 से 19 वर्ष की आयु वाले 1.8 करोड़ मतदाताओं ने पहली बार मतदान किया। मतलब कि 1.5 करोड़ से ज़्यादा 1 करोड़ 80 लाख मतदाताओं ने पहली बार वोटिंग किया है इस चुनाव में, ठीक है। भारत ने 2024 के आम चुनाव में लोकसभा के 74 महिला सांसद को चुना था, जो 2019 की तुलना में 4 कम है। तो 2019 में 4 ज़्यादा थी, मतलब 78 थी, और 2024 के इलेक्शन में 74 महिलाएं सांसद बनी हैं, ठीक है। 74 महिलाएं खाली सांसद बनी हैं। अब देखते हैं 1952 में भारत की पहली चुनाव में 52 महिलाएं, 52 अधिक हैं, ठीक है। तो 52 अधिक सांसद हैं।
आगे बढ़ते हैं। ये 74 महिलाएं निचले सदन की निर्वाचित संख्या का मात्र 13.63% है। मतलब 74 महिलाएं जो चुन के आई हैं उनका परसेंटेज कितना है? 13.63%। 13.63%, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। 13.63% ही 74 महिलाएं हैं। जबकि दक्षिण अफ्रीका में यह संख्या 46% है, ब्रिटेन में 35% है और अमेरिका में 29% महिलाएं लोअर सदन में होती हैं। भारत में कितना है? 13.63, मतलब 74 महिलाएं खाली लोकसभा के निचली सदन में सदस्य हैं। ठीक है, 13.63। ठीक है, 18वीं लोकसभा में एनडीए को 293 जो 543 सदस्यों की के बहुमत के आंकड़े से काफी ऊपर है। ठीक है, तो एनडीए को 293 सीटें मिली हैं। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म का विश्लेषण के अनुसार 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने वाले 93% उम्मीदवार करोड़पति हैं, जबकि 2019 में 88% थे। तो एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जो 93% उम्मीदवार हैं वो करोड़पति हैं जिन्होंने लोकसभा का इलेक्शन जीता है। ठीक है, अब कितने कितनी सीटें मिली हैं? मुख्य राजनीतिक दल और कुल सीटें कितने मिली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को 240 सीटें, कांग्रेस को 99 सीटें, तीसरे नंबर पर कौन सी है? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की 37 सीटें, अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की पार्टी 29 सीटें, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जो स्टालिन की पार्टी है डीएमके 22 सीटें, तेलुगु देशम पार्टी जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है 16 सीटें, जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार की पार्टी 12 सीटें, अन्य राजनीतिक दल 81 सीटें पाई हैं। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि 7 लोग निर्दलीय जीते हैं। जैसे अब 7 लोगों में पप्पू यादव बिहार से, इंजीनियर राशिद कश्मीर से जीता है, तो इसी तरह से और एक महाराष्ट्र से जीते हुए हैं, तो एक दमन और दीव का सांसद जो है वो भी निर्दलीय जीता हुआ है। तो 7 लोग निर्दलीय जीते हुए हैं। ठीक है, तो बस आपको इतना याद रखना है कि भाजपा ने कितना जीता? 240 और कांग्रेस ने कितना जीता? 99। अगर उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हैं तो आपको याद होना चाहिए कि समाजवादी पार्टी ने कितनी सीटें जीती। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 33 सीटें और समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीती हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो आपको इतना याद रखना। और जिसमें 7 निर्दलीय सांसद भी हैं। ठीक है, तो 7 निर्दलीय सांसद भी आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं, शिमला के चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय। ये क्या है? 24 जून 2024 को भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने हिमाचल प्रदेश के शिमला में चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय का उद्घाटन किया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या खास चीज है? चैडविक हाउस स्थित संग्रहालय में अत्याधुनिक सुविधा के रूप में विकसित किया गया है। यह संस्थान समृद्ध विरासत के विकास उपलब्धियों को प्रदर्शित करता है। संग्रहालय को 10 अलग अलग दीर्घायों में संरचित किया गया है, जिसमें प्रत्येक को कैग के इतिहास, भूमिकाओं और महत्व के विभिन्न पहलुओं को विस्तृत खोज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। महात्मा गांधी 1946 में कैबिनेट मिशन के लिए शिमला की यात्रा के दौरान चैडविक हाउस में ठहरे थे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1946 में महात्मा गांधी जब कैबिनेट मिशन का दौरा शिमला में हुआ था तो उस समय वो चैडविक हाउस शिमला में महात्मा गांधी ठहरे हुए थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। स्वतंत्रता के बाद 1950 में भारतीय लेखा एवं परीक्षा लेखा सेवाओं के लिए एक प्रशिक्षण विद्यालय यहाँ से शुरू किया गया। ठीक है, तो 1950 के बाद यहाँ पे कैग के लिए प्रशिक्षण विद्यालय शुरू कर दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में जान लेते हैं। कैग भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु का होता है। इसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। ठीक है, कैग को वरीयता क्रम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूद न्यायाधीश के समान दर्जा प्राप्त होता है। वह भारतीय लेखा परीक्षा एवं लेखा विभाग का प्रमुख होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? देखिए, 20 जून 2024 को भर्तृहरि मेहताब को 18वीं लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष या प्रोटेम स्पीकर चुना गया। अब आपको पूछ सकता है कि हाल ही में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाल ही 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को बनाया गया था, वह किस राज्य से संबंधित है? तो आपको दे देगा ओडिशा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो कौन सा राज्य है? ओडिशा राज्य से संबंधित है। ठीक है, पहले ये बीजू जनता दल के विधायक संसद सांसद थे और इस बार इन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर का प्राथमिक कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों का शपथ दिलाना है और अध्यक्ष के चुनाव को निचले सदन की अध्यक्षता करना है। संविधान में स्पष्ट रूप से प्रोटेम स्पीकर का शब्द प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि प्रोटेम स्पीकर शब्द कहीं संविधान में वर्णित नहीं है। ठीक है,
प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति प्रोटेम स्पीकर को पद की शपथ दिलाते हैं। सदन के नए अध्यक्ष के चुने जाने तक प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है। लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन थे? जीवी मावलंकर थे। पहले प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के जीवी मावलंकर, जो कि 1952 में बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत IORA क्रूज पर्यटन सम्मेलन, ये क्या है? तो 13 से 14 जून 2024 को नई दिल्ली में 2 दिवसीय भारत IORA क्रूज पर्यटन आयोजित किया गया है, जिसमें हिंद महासागर रिम एसोसिएशन के सदस्य देशों ने प्रतिभाग किया। इस सम्मेलन ने हितधारकों को IORA सदस्य देशों में क्रूज पर्यटन क्षेत्र विकसित करने और मजबूत करने की दिशा में सर्वोत्तम प्रथाओं को और नीतिगत पहलों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान किया है। ठीक है, वर्ष 1997 में IORA इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का एक अंतर सरकारी संगठन के रूप में गठन हुआ, जो नेल्सन मंडेला के दृष्टिकोण पर आधारित है। ठीक है, 1997 में। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और सतत विकास मजबूत करना है। भारत सहित इसमें 23 सदस्य देश हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? सचिवालय इसका मॉरिशस में है। ठीक है, तो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का स्थापना 1997 में नेल्सन मंडेला के दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग को विकास देना। इसमें सदस्य कितने हैं? भारत सहित 23 सदस्य हैं और इसका सचिवालय कहाँ है? मॉरिशस में है। ठीक है, इतना आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। बधावन में एक प्रमुख पत्तन के निर्माण की मंजूरी। ठीक है, बधावन में एक प्रमुख पत्तन की निर्माण की मंजूरी, ये क्या है? बधावन में एक प्रमुख पत्तन के निर्माण की मंजूरी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महाराष्ट्र के दहानू के पास बधावन में एक प्रमुख पत्तन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो केंद्रीय मंत्रालय ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह महाराष्ट्र के पालघर जिले के बधावन में स्वीकृत ग्रीनफील्ड डीप सी पोर्ट है। ठीक है, पालघर जिले में। इस बंदरगाह को सभी मौसमों के काम करने वाले डीप ड्राफ्ट मेजर पोर्ट के रूप में विकसित किया जाएगा। इस परियोजना का निर्माण बधावन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है, जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड का द्वारा गठित एक विशेष परियोजना है। भूमि अधिग्रहण सहित परियोजना के कुल अनुमानित लागत 76,220 करोड़ रुपए है। ठीक है, एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास, ये क्या है? कि 1920 जून 2024 के मध्य विश्व बैंक के साथ साझेदारी में पशुपालन, मत्स्य पालन और डेयरी मंत्रालय के मध्य प्रदेश के भोपाल में एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास का आयोजन किया। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में क्या हुआ? एवियन इन्फ्लुएंजा प्रकोप और प्रतिक्रिया सिमुलेशन अभ्यास। किसके साथ? विश्व बैंक के साथ, मत्स्य पालन और पशुपालन, मत्स्य और डेयरी विकास मंत्रालय और मध्य प्रदेश के भोपाल में किया है इसको। ठीक है, इसका उद्देश्य एवियन इन्फ्लुएंजा के प्रकोप के लिए तैयारी और जवाबी क्षमताओं को बढ़ाना है। अभ्यास में केरल में एवियन फ्लू के प्रकोप और मवेशियों जैसी गैर पोल्ट्री प्रजातियों को प्रभावित करने वाले बढ़ते वैश्विक स्पिल ओवर मामलों के जवाब को आयोजित किया गया है। इस सिमुलेशन अभ्यास का नेतृत्व विश्व बैंक के वरिष्ठ कृषि अर्थशास्त्री हिकुएची कटाजी ओंगुआ और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञ फ्रैंक बोंग ने किया है। एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसे बर्ड फ्लू के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, 1996 में अत्यधिक रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा H5N1 वायरस की पहचान पहली बार दक्षिण चीन के घरेलू जलपक्षियों में की गई थी। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है कि एवियन इन्फ्लुएंजा संबंधित अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में, वर्ल्ड बैंक और पशुपालन मंत्रालय द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संगम डिजिटल ट्विन पहल, ये क्या है? 18 से 19 जून 2024 के मध्य IIT दिल्ली द्वारा दूरसंचार विभाग और संगम डिजिटल ट्विन पहल का पहला नेटवर्किंग कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। ठीक है, IIT दिल्ली द्वारा। ठीक है, संगम मतलब डिजिटल ट्विन उद्देश्य अभिनव बुनियादी ढांचा, नियोजन, समाधान और व्यावसायिक कार्यान्वयन का प्रदर्शन करना, तेज और अधिक प्रभावी सहयोग की सुविधा के लिए मॉडर्न ढांचा विकसित करना और भविष्य का ब्लूप्रिंट तैयार करना। डिजिटल ट्विन तकनीक भौतिक संपत्तियों की आभासी प्रकृतियों बनाकर एक समाधान प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो क्या है नवनिर्मित प्रेरणा स्थल? इसको पढ़ेंगे आप। 16 जून 2024 को उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति श्री जगदीप धनखड़ ने संसद भवन परिसर में नवनिर्मित प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। इस स्थल पर भारत के प्रमुख नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं रखी गई हैं, जो पहले संसद भवन के परिसर में अलग अलग स्थानों पर बिखरी थी। ठीक है, तो इसमें प्रेरणा स्थल बना दिया गया है। ठीक है, कहाँ पे? संसद भवन के परिसर में। ठीक है, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया? 16 जून 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। आगे आप ये सब पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हस्पर्श सेवा केंद्रों के विस्तार के लिए समझौता, ये क्या है? रक्षा मंत्रालय के रक्षा लेखा विभाग ने जून 2024 में बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उत्कर्ष लघु वित्त बैंक के साथ समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किया। इस समझौते ज्ञापन का उद्देश्य देश भर में इन 4 बैंकों के 1128 शाखाओं में स्पर्श सेवा को स्थापित करना है। स्पर्श यानी पेंशन प्रशासन प्रणाली है, प्रत्यक्ष पेंशन प्रसंस्करण के लिए एक वेब आधारित प्रणाली है। यह समझौता ज्ञापन पेंशन भोगियों को अंतिम मील कनेक्टिविटी प्रदान करना है, खासकर दूर दराज के क्षेत्र में जहां पर उनके पास स्पर्श प्लेटफॉर्म का लॉगिन करने के लिए तकनीकी साधन नहीं है। यह सेवा केंद्र स्पर्श योजना के तहत पेंशन भोगियों के लिए एक इंटरफेस बन जाएगा, जहां पेंशन भोगियों का प्रोफाइल अपडेट, शिकायत, पंजीकरण और डिजिटल पहचान जैसी सेवाओं का व्यापक समाधान प्रदान करेंगे। स्पर्श सेवा अब देश भर में कुल 15 बैंकों की 26,000 से अधिक शाखाओं में उपलब्ध है, ठीक है। स्पर्श रक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों की व्यापक समाधान प्रदान करना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि ये रक्षा मंत्रालय की पहल है जिससे उद्देश्य रक्षा पेंशन भोगियों को व्यापक समाधान प्रदान करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, देखिए यहाँ पे राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के संस्थागत ढांचे का निर्माण हेतु समझौता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने के स्कूल शिक्षा विभाग ने डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय ई पुस्तकालय के लिए संस्थागत ढांचा बनाने हेतु 3 जून 2024 को नई दिल्ली में नेशनल बुक ट्रस्ट के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। राष्ट्रीय ई पुस्तकालय बच्चों और किशोरों को अंग्रेजी के अतिरिक्त 22 से अधिक भाषाओं में 40 से अधिक प्रतिष्ठित प्रकाशकों द्वारा 1000 से अधिक गैर शैक्षिक पुस्तकें उपलब्ध कराएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप इन पुस्तकों में को 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14, 14 से 18 वर्ष की आयु के पाठकों के लिए 4 आयु समूहों के लिए वर्गीकृत किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना 1957 में की गई थी। तो भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना कब की गई थी? तो 1957 में। किसने किया? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के शिक्षा विभाग द्वारा। और कौन इसमें शामिल है? नेशनल बुक ट्रस्ट द्वारा समझौता किया गया है कि कैसे ई पुस्तकालय को खोला जाएगा। एक पेड़ माँ के नाम अभियान, ये कौन सा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 जून को एनवायरमेंट दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान शुरू किया है। इस अभियान का उद्देश्य भूमि क्षरण, मिट्टी के कटाव और गिरते जल स्तर को रोकने के लिए वन रोपण द्वारा पृथ्वी के पर्यावरण को सुरक्षा करना है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वन क्षेत्र को बढ़ाकर पृथ्वी ग्रह को बेहतर बनाने का आह्वान किया है, जिससे सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1972 में 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया था, ठीक है। तो आपको याद रखना कि 5 जून 1972 को विश्व पर्यावरण दिवस घोषित किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा। पहली बार विश्व पर्यावरण दिवस 1973 में 5 जून को मनाया गया, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा शुरू किया गया? ये नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया, ठीक है। अब ये हो गया राष्ट्रीय विषय संबंधित। अब आपको कला संस्कृति संबंधित 3-4 टॉपिक और हैं, उसको हम करा देते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कला और संस्कृति संबंधित जो 3-4-5 टॉपिक जो भी हैं उनको भी हम कर लेते हैं इसके साथ, ठीक है। कोझिकोड भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर बना। ये क्या है? तो 23 जून 2024 को अपनी प्रसिद्ध समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए मशहूर उत्तरी केरल के कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया, ठीक है। तो यूनेस्को साहित्य का शहर कौन घोषित हुआ है? कोझिकोड, जो कि उत्तरी केरल में व्यवस्थित है। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज के नेटवर्क में भी शामिल किया गया था। कोझिकोड या कालीकट मालाबार तट पर स्थित है, ठीक है। ये क्या? मसालों का शहर इसको कहा जाता है, ठीक है। 7 जून 2012 को शहर के विभिन्न हिस्सों में स्थित विभिन्न वास्तुकलाओं, मूर्तियों के कारण कोझिकोड को मूर्तियों का शहर भी टैग मिला था, ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना 2004 में की गई थी। क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की सूची में 7 रचनात्मक क्षेत्रों में शिल्प एवं कला, लोक कला, डिजाइन, फिल्म, पाक कला, साहित्य, मीडिया और संगीत में वो भी शामिल किया जाता है, ठीक है। तो पहला साहित्य शहर कौन बना? कोझिकोड बन गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कोझिकोड या कालीकट जिसे कहा जाता है, मालाबार तट पे अवस्थित है। श्रीनगर विश्व शिल्प शहर घोषित। जून 2024 को जम्मू एवं कश्मीर श्रीनगर शहर विश्व शिल्प परिषद द्वारा विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर बन गया, ठीक है। तो श्रीनगर क्या बन गया है? विश्व शिल्प शहर।
जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर अन्य भारतीय शहर हैं। इसके साथ श्रीनगर भी शामिल हो गया है। तो श्रीनगर के अलावा कौन कौन से हैं? जयपुर, मल्लापुरम और मैसूर इससे पहले शामिल हैं। ठीक है। विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता श्रीनगर की समृद्ध विरासत और इसके कारीगरों के असाधारण कौशल उजागर करता है कि हाथ से बुने हुए कालीन, पश्मीना शाल तथा कागज से कलाकृति बनाना है। ठीक है। वर्ष 2021 में श्रीनगर को शिल्प और लोक कलाओं के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में भी शामिल किया गया था। विश्व शिल्प शहर को विश्व शिल्प परिषद द्वारा 2014 में लॉन्च किया गया था। विश्व शिल्प परिषद यूनेस्को से संबंध एक गैर लाभकारी गैर संगठन है जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? राष्ट्रपति भवन में पहली बार रज पर्व का आयोजन किया गया। क्या है ये? 14 जून 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पहली बार आयोजित रज पर्व का समारोह का भाग लिया। इस अवसर पर रज गीत, मयूरभंज छऊ नृत्य, संबलपुरी नृत्य और कर्मा नृत्य का प्रस्तुत किया गया। रज पर्व ओडिशा का 3 दिवसीय अनूठा त्यौहार है। माना जाता है इस दौरान धरती माता रसोला में होती है। मानसून के आगमन के साथ वह भविष्य के कृषि गतिविधियों के लिए खुद को तैयार करती है। धरती के प्रति सम्मान के प्रतीक के रूप में सभी कृषि कार्य स्थगित रहते हैं। त्योहार के पहले दिन पहली रज कहा जाता है जो त्योहार की शुरुआत होती है, मतलब पहला दिन पहली रज। दूसरे दिन रज मिथुन संक्रांति कहा जाता है जो 100 महीने मिथुन की शुरुआत का प्रतीक है। 100 महीने मिथुन शुरुआत का जून से जुलाई का प्रतीक है। तो रज मिथुन संक्रांति। दूसरा दिन क्या है? रज मिथुन संक्रांति। पहला क्या है? पहली रज। ठीक है। तीसरा दिन भूमि दहन या वासी रज कहा जाता है जो त्योहार के मध्य दिन को दर्शाता है। ठीक है। तीसरा दिन क्या है कि भूमि दहन या बासी रज कहा जाता है जो कि त्योहार के मध्य दिन का हिस्सा है। इस त्योहार का समापन बसुमती स्नान और या भूमि देवी के स्नान नामक रिवाज से किया जाता है। तो इसका अंत कैसे किया जाता है? भूमि देवी के स्नान या बसुमती स्नान के नाम से किया जाता है। ठीक है। तो एक बार और पढ़ लेते हैं इसको। रज त्योहार मनाया जाता है। ये 3 दिवसीय होता है। इसमें पहला दिवस क्या कहलाता है? पहला दिवस पहली रज। दूसरे दिवस क्या कहता है? रज मिथुन संक्रांति। तीसरा क्या कहलाता है? भूमि दहन या वासी रज। और इसके त्योहार का समापन किससे होता है? बसुमती स्नान या भूमि देवी के स्नान के नाम से इस रिवाज का, इस पर्व का समापन किया जाता है। ठीक है। अब आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, मतलब लास्ट टॉपिक है अंबुबाची मेला। अंबुबाची मेला 22 जून से 26 जून 2024 के मध्य असम के गुवाहाटी में स्थित कामाख्या मंदिर में प्रसिद्ध अंबुबाची मेला का आयोजित किया जाता है। अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर में आयोजित होने वाला एक वार्षिक हिंदू मेला है जो मानसून के मौसम, विशेष रूप से असमिया महीने आहार में जून के मध्य में आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार देवी माँ कामाख्या के वार्षिक मासिक चक्र का उत्सव मनाता है और पूर्वी भारत में प्रचलित तांत्रिक शक्ति पंथ से जुड़े हुए होने के कारण इसे अमेठी या तांत्रिक प्रजनन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। कामाख्या मंदिर असम के गुवाहाटी के नीलाचल की पहाड़ियों पर स्थित है। आपको याद रखना कि कामाख्या मंदिर कहाँ स्थित है? नीलाचल की पहाड़ियों पर स्थित है गुवाहाटी में। कामाख्या 51 शक्तिपीठों या शक्ति पंथ के अनुयायियों के लिए पवित्र स्थल में से एक है। ठीक है। तो ये रहा आपका आज का राष्ट्रीय विषय और आपका सांस्कृतिक संबंधित 3-4 टॉपिक थे, उसको हमने अगस्त महीने के क्रॉनिकल को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। आप अपने सुझाव को अच्छे कमेंट बॉक्स में देंगे और ज़्यादा सभी मित्रों से अनुरोध है कि आप ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लाइक करें। अगर कोई मित्र पुराने वीडियोस को नहीं देखे हैं या जुलाई मंथ के क्रॉनिकल को अच्छे से नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर देख सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर उसका क्रॉनिकल मैगजीन करंट अफेयर के नाम से रेस बना हुआ है। ठीक है। तो मिलते हैं। और अगर कोई साथी टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में उसका लिंक होता है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।